कभी सोचा है कि ये जो हमारे ख्याल हैं, हमारी फीलिंग्स हैं, हमारे सपने हैं, ये सब आखिर आते कहाँ से हैं? आज हम उसी रहस्यमयी दुनिया में उतरने वाले हैं, इंसानी मन की दुनिया में। ये एक ऐसी पहेली है जिसे सुलझाने की कोशिश न जाने कब से हो रही है। तो इस सफर की शुरुआत करते हैं मनोवैज्ञानिक रॉबर्ट वुडवर्थ के एक बड़े ही चौंकाने वाले बयान से। ये एक लाइन मनोविज्ञान के पूरे इतिहास पर एक सवाल या निशान लगा देती है, और यही सवाल हमारे आज की पड़ताल का सेंटर पॉइंट है। सवाल तो सीधा सा है ना? अगर मनोविज्ञान से उसकी आत्मा, उसका मन, उसकी चेतना सब कुछ छीन लिया गया, तो फिर आखिर में बचा क्या? इसी एक सवाल में साइकोलॉजी का पूरा आइडेंटिटी क्राइसिस छिपा हुआ है। तो चलिए इस पहचान के संकट की जड़ों तक चलते हैं। मनोविज्ञान को आखिर डिफाइन कैसे किया जाए, ये सवाल पिछले 100 सालों से समझ लीजिए विचारों का एक युद्ध क्षेत्र बना हुआ है। और ये कोई किताबी बहस नहीं है, ये इस बात की लड़ाई है कि इंसान होने का असल मतलब क्या है। ये टाइमलाइन वुडवर्थ की उस पहेली को काफी हद तक सुलझा देती है। देखिए कैसे मनोविज्ञान का फोकस शिफ्ट होता गया। शुरुआत हुई आत्मा के रहस्यमयी अध्ययन से, फिर फिलोसोफर्स ने मन को समझने की कोशिश की, उसके बाद साइंटिस्ट ने चेतना पर ध्यान लगाया, और आखिर में जब इन सबको मापना तौलना लगभग नामुमकिन सा लगा, तो मनोविज्ञान ने कहा, देखो भाई, हम सिर्फ उसे स्टडी करेंगे जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम नाप सकते हैं, यानी व्यवहार। तो ये बदलाव हुआ कैसे? जरा कल्पना कीजिए कि शुरुआती मनोविज्ञान एक मैदान था जहां दो टीमें आमने सामने थीं। एक टीम थी अंदर देखो, जो मन की गहराइयों में झांकना चाहती थी, और दूसरी टीम थी बाहर देखो, जो सिर्फ और सिर्फ बाहरी एक्शंस पर यकीन करती थी। और ये स्लाइड इस टकराव को एकदम साफ साफ दिखाती है। एक तरफ थे वो लोग जो पूछते थे आप कैसा महसूस कर रहे हैं, और दूसरी तरफ वो जिनका बस एक ही सवाल था, आपने किया क्या। मतलब ये दो बिल्कुल ही अलग दुनियाएं थी। टीम अंदर देखो के कैप्टन थे विल्हेम वुंट। साल था 1879, जब उन्होंने जर्मनी में अपनी लैब खोली, और समझ लीजिए इतिहास ही बन गया। पहली बार मन का अध्ययन फिलॉसफी से निकलकर साइंस बन रहा था। उनका मिशन था चेतना को उसके सबसे छोटे बेसिक हिस्सों में तोड़ना, ठीक वैसे ही जैसे कोई केमिस्ट पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ता है। इसी टीम में एक और बड़ा नाम था, विलियम जेम्स। उन्हें इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं थी कि चेतना किस चीज से बनी है। वो ये पूछ रहे थे कि चेतना करती क्या है, इसका काम क्या है। मतलब हमारा दिमाग हमें इस दुनिया में जिंदा रहने और कामयाब होने में कैसे मदद करता है। और फिर मैदान में उतरे जॉन बी वॉटसन, और उन्होंने तो आते ही खेल के नियम ही बदल दिए। उनका मैसेज एकदम क्लियर था, मन, चेतना, भावमय, ये सब बकवास है। अगर मैं किसी चीज को देख नहीं सकता, उसे नाप नहीं सकता, तो वो साइंस नहीं है। और फिर कई दशकों तक मनोविज्ञान का मतलब सिर्फ एक ही चीज रह गया, व्यवहार का अध्ययन। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आज का मनोविज्ञान इन दोनों टीमों को एक साथ ले आया है। अब हम जानते हैं कि ये अंदर बनाम बाहर की कोई लड़ाई नहीं है, ये तो एक डांस है। हमारे विचार हमारे एक्शन को दिशा देते हैं, और हमारे एक्शन हमारे विचारों को बदलते हैं। और फिर आई असली क्रांति, टेक्नोलॉजी की क्रांति। पहली बार हम मन के सॉफ्टवेयर के बारे में सिर्फ अंदाजा नहीं लगा रहे थे, हम अब सीधे हार्डवेयर यानी हमारे दिमाग के अंदर झांक सकते थे। ये एक पूरा गेम चेंजर था। अब हम विचारों को बनते हुए और इमोशंस को दिमाग में जगमगाते हुए देख सकते थे। और जब हमने अंदर देखा तो क्या मिला? हमें पता चला कि हमारा दिमाग कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये तो गीली मिट्टी जैसा है, जो हमारे हर अनुभव के साथ अपना आकार बदलता है। इसी को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। हमने सीखा कि इसे चलने के लिए सिर्फ 3 चीजें चाहिए, ऑक्सीजन, ग्लूकोज और अच्छी नींद। और हमें यह भी पता चला कि क्यों कुछ यादें सालों तक हमारा पीछा नहीं छोड़ती, क्योंकि हमारा दिमाग इमोशन से जुड़ी यादों को एक वेरी इंपॉर्टेंट फाइल में सेव कर लेता है। और ये सब कुछ, ये पूरी की पूरी कायनात सिर्फ 1.5 किलो के इस छोटे से अंग में बंद है। ये हमारे शरीर का शायद छोटा सा हिस्सा हो, लेकिन हमारी पूरी दुनिया तो यही है। सच में कमाल की बात है ना? मनोविज्ञान की ये यात्रा सिर्फ लैब और थ्योरीज तक ही नहीं है, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। जैसे कार्ल युंग के इन आइडियाज को ही देख लीजिए, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। ये शब्द आज हम कितनी आसानी से इस्तेमाल करते हैं। ये दिखाता है कि कैसे 100 साल पुराने विचार आज भी हमें खुद को बेहतर समझने में मदद कर रहे हैं। हमारा मन ना खुद को बचाने के लिए बहुत चालाक है। जब भी तनाव या चिंता बढ़ती है, तो ये कुछ तरकीबें अपनाता है, जिन्हें कहते हैं डिफेंस मैकेनिज्म
ये हमारे दिमाग के बॉडीगार्ड्स की तरह हैं और इनमें से एक सबसे दिलचस्प है सब्लिमेशन। और ये स्लाइड इसका एक बेहतरीन उदाहरण देती है। कहते हैं कि महाकवि तुलसीदास ने अपनी तीव्र भावनाओं और ऊर्जा को भक्ति की तरफ मोड़ दिया और नतीजा क्या हुआ? रामचरितमानस जैसा महाकाव्य। यही है सब्लिमेशन की ताकत, एक नेगेटिव एनर्जी को किसी क्रिएटिव चीज में बदल देना। तो आत्मा से लेकर व्यवहार तक की इस लंबी यात्रा का आज हमारे लिए क्या मतलब है? ये सिर्फ इतिहास की कुछ पुरानी बातें नहीं है, ये हमारे आज की, हमारी जिंदगी की नींव है। यही हमें सिखाता है कि कैसे बेहतर तरीके से सीखें और सिखाएं। यही हमें अपने स्ट्रेस और मेंटल हेल्थ को संभालने के टूल्स देता है। ये हमें बेहतर माता-पिता और बेहतर इंसान बनने की राह दिखाता है। मतलब मन को समझने की ये जो यात्रा है, ये असल में खुद को समझने और एक बेहतर जिंदगी जीने की ही यात्रा है। तो हमने सफर शुरू किया था आत्मा की खोज से और आज हम दिमाग के एक एक सिनैप्स तक पहुंच गए हैं। ये एक अविश्वसनीय यात्रा रही है, लेकिन खोज अभी खत्म नहीं हुई है। मन के इस अनंत ब्रह्मांड में हमारी अगली खोज क्या होगी, इसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही बताएगा। इस चर्चा में शामिल होने के लिए शुक्रिया।